Hey class ninth, I hope you understand the first video of civics, the chapter 1, what is democracy and why democracy. एक और बार इसको रिमाइंड कर लें. Means what is democracy? Is a form of government in which rulers are elected by the people. Form of government. Yes, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसके जगह पर ऑटोक्रेसी भी हो सकती है. ऑटोक्रेट्स हुए हैं पहले. मोनार्की भी हो सकती है, वो भी हुई हैं पहले, अब भी कुछ कंट्रीज़ में हैं. डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, वो भी कुछ कंट्रीज़ में रही है. लेकिन इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर. तो हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया. और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब अगर आप प्रीएम्बल अपनी हर एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में देखेंगे तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल दिया है. वहाँ पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ भारत, सिटीजन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक रूल पर चलने वाले हैं. सवर्जियन रहेंगे, सेकुलर रहेंगे. ये आगे बातें अभी और आपके सामने खुल के आती रहेंगी. तो दिस इज़ द टाइम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज़ वाई डेमोक्रेसी. सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि क्यों भाई डेमोक्रेसी क्यों. आप देख रहे हैं, आपने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखा, उससे पहले ऑटोक्रेट्स को भी देखा, अभी बताया था उसके बारे में भी. तो डेमोक्रेसी ही क्यों. अब उसका एक सिंपल सा आंसर सामने आता है, या आप खुद से सोच के देखो कि हम डेमोक्रेसी को ही क्यों अडॉप्ट करें. क्या क्वालिटी क्या है डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी में सिर्फ इतनी सी क्वालिटी है कि ये बहुत बड़ी भीड़ को एक साथ लेकर चलने से के बजाय उनमें से सबसे अच्छे को चुनने की आज़ादी आपको दे देती है. आपको ही देती है. क्योंकि आप सोच के देखो, अगर जैसे आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, तो अगर वहाँ पर कोई रोड बनना है, एक रोड बनाया जाना है, एक मान लो कि स्ट्रीट लाइट्स चेंज होनी है कि अच्छी नहीं जल रही भाई, अंधेरा रहता है रात को, जो भी लोग आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है. सफाई नहीं होती गलियों में, है ना. जो सैनिटाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है ना. ड्रेनेज खराब हो गए हैं, वो कवर्ड होने चाहिए. तो क्या करेंगे, सारी सिटी के लोग जितने भी वहाँ पे रहते हैं वो सब एक ही जगह पे गैदर्ड हों और उसके बाद डिसीजन लें. इज़ इट पॉसिबल. सबको टाइम होगा, वो सब इकट्ठा होंगे किसी एक हॉल में, किसी एक ग्राउंड में ही होना पड़ेगा उन्हें. तो पूरे शहर को इकट्ठा होना है. तो क्या ये पॉसिबल होगा उन सब के लिए कि वो वहाँ पर सब इकट्ठा हों और उसके बाद डिसीजन लें. एक छोटी सी फैमिली में तो ये डिसीजन हो सकता है कि सब लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, सब ने डिसाइड कर लिया ठीक है चलो हम टेलीविज़न चेंज कर देते हैं, और आपके जो एल्डर्स हैं उन्होंने भी इसके लिए हामी भर दिया, उन्होंने ये आइडिया दिया, तो आप सब ने कह दिया हाँ ठीक है ये वाली कंपनी का ये वाला टेलीविज़न चेंज करेंगे. छोटी एक फैमिली में ये हो सकता है. लेकिन एक बड़ी कंट्री, एक बड़ी सिटी के अंदर अगर आप देखो तो ये क्या पॉसिबल है. एक आप छोटा सा ट्यूब लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होती है, उसका ट्यूब भी चेंज नहीं कर सकते अगर आप ये डिसीज़न लेने जाएंगे तो डेमोक्रेसी इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन देती है. डेमोक्रेसी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इतने सारे लोग रहते हैं तो आप अपने आप में से ही किसी एक को इलेक्ट कर दीजिए कि द पर्सन विल बी योर रिप्रेजेंटेटिव. आपको रिप्रेजेंट करने वाला कोई पर्सन. जैसे हम देखते हैं ना, वार्ड्स में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे मेंबर्स बनते हैं. फिर वो पूरे एक सिटी में, एक टाउन में इलेक्शन होते हैं तो म्यूनिसिपालिटी जो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, उसके लिए चेयरपर्सन इलेक्ट हो जाते हैं. टाउन्स में चेयरपर्सन इलेक्ट हो जाते हैं. बड़ी सिटी हैं तो मेयर इलेक्ट होते हैं. फिर एमएलएज इलेक्ट हो जाते हैं, एमपी इलेक्ट होते हैं.
और एमएलएज मिलते हैं तो सीएम ले लेते हैं अपने आप में से, स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। एमपीज मिलते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ये स्टडी अभी आप आगे वाले चैप्टर्स में करने वाले हो, कौन कैसे इलेक्ट होते हैं, किसको कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है। तो डेमोक्रेसी इस चीज़ के लिए रूम देता है कि सबसे पहली चीज़ आपका एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया कि सबको इकट्ठा होने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, एक ही दिन आओ, आप सिर्फ वोट करने को और वोट कर जाओ कि हमें ये वाला पर्सन पसंद है, जो आपके नॉमिनीज़ हों, है ना। आप जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो जीत जाए। इलेक्शन कमीशन ये डिसीजन दे देता है कि इनको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो ये जीत गए। तो अब वो आपके एरिया का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो डिसीजन ले सकता है। द पर्सन विल बी नाउ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। रिस्पॉन्सिबल होगा आपके लिए, अकाउंटेबल होगा आपके लिए वो पर्सन जिसको आपने इलेक्ट किया है, राइट। एक पर्सन इलेक्ट हो गया कि भाई तुम ये वाला काम देखोगे। अगर एक सिटी, एक नॉर्मल टाउन के लिए भी चेयरपर्सन इलेक्ट हुआ है, मेयर इलेक्ट हुआ है, तो उनकी ड्यूटी है कि वो रोड्स, सिटी की ट्यूबलाइट्स, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर, बर्थ रेट, डेथ रेट, सो मैनी वर्क्स आर देयर इन म्यूनसिपालिटी, वो उसको देखते हैं, वो उसको करवाते हैं। इज इट ओके। तो डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए? पहला एक रीज़न सामने आ गया है, वो ये है कि ये आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फिजिकल गैदरिंग की हो सकती थी उससे छुटकारा दिला देती है। दैट्स वाई वी इजीली अडॉप्ट डेमोक्रेसी। इज इट ओके? सो नेक्स्ट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। मीन्स यहाँ पर एक डिबेट है आपके एनसीईआरटी बुक में और आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। कुछ बच्चे हैं वो आपस में डेमोक्रेसी के मेरिट्स पर डिबेट कर रहे हैं कि और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट नंबर इज, नेक्स्ट क्या द पार्ट ऑफ इट है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगेंस्ट क्यों भाई, क्या क्या इसमें कमी हो सकती है, कहीं पर क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लें तो कुछ बुराई हो जाएगी क्या? तो उसके लिए एनसीईआरटी यहाँ पर जो है इस तरीके से लिखता है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हेयर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होंगे देखो। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। ठीक है, लीडर क्योंकि बार बार चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। 5 ईयर का टेन्योर होता है ना, 5 ईयर के बाद आफ्टर 5 ईयर्स उस टेन्योर को पूरा करने के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होते हैं तो एक और शायद पब्लिक इस बार किसी और को वोट दे दे तो एक नए लीडर आ जाएंगे, तो एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, राइट। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है, लोग अपनी तरफ इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं पब्लिक को, तो एक कंपटीशन तो होता ही है। जितने भी नॉमिनीज़ हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमको वोट ज़्यादा मिल जाए, हमको ज़्यादा मिल जाए। तो अभी इसमें तो ये तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन डेमोक्रेसी इसके लिए भी एक तरीके से एक सॉल्यूशन देती है। ओके, सो मैनी पीपल have to be consulted in a democracy that it leads to delays। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो अब इन्वॉल्वमेंट इस सारे लोगों का है। जो जैसे आपने पार्लियामेंट में कभी शायद टेलीविज़न पे देखा हो, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट में और उसके बाद उनकी पूरी कैबिनेट होती है, लेफ्ट में बैठी हुई पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई हैं, तो वो बैठी रहती हैं, उनके डिबेट्स होती हैं। ये अभी आगे के चैप्टर्स में भी आप पढ़ेंगे कि वो डिबेट्स किस तरह से होती हैं, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है आपके पास चैप्टर 1, उसमें आप पढ़ोगे इसको कोर्स में। तो बहुत सारे लोग हैं इसलिए डिले हो जाते हैं, है ना, क्योंकि एक ही कोई ऐसा नहीं है जो ऑर्डर कर दे और उसके बाद वही फाइनल डिसीजन हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी में।
तो ये एक प्रॉब्लम, ये एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर आता है इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। आपने इलेक्ट तो किया, उस समय तो इलेक्ट किया था कि हाँ ये पर्सन ठीक है, उन्होंने आप बिल्कुल जो है ट्रस्ट अपना, आपको ट्रस्ट में ले लिया था एक तरीके से, और जब वो इलेक्ट हो गए हैं तो उनके मूड चेंज हो गए। इट मे बी पॉसिबल, बहुत बार हो जाता है। तो इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो इलेक्ट हुए हैं उनको ही नहीं पता कि लोगों को क्या चाहिए, उनका बेसिकली डिमांड्स और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही उन इलेक्टेड पर्सन को कई बार नहीं पता होती हैं, जिससे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है सामने। तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कहा जा सकता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन, क्योंकि इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है तो एक करप्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। कई बार इंडिया में भी काफ़ी पहले जब बैलेट बॉक्सेस होते थे तो वो चोरी हो जाते थे, उनको जला दिया जाता था, या बूथ कैप्चरिंग जैसा कुछ आपने कहीं सुना होगा, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती थी। या ईवीएम जैसे अभी स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो ईवीएम पर भी बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये जो है हैक की गई थी। लेकिन फिर जो बेसिकली जो बॉडी हैं जिसके लिए जो काम कर रही थी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा कि जो जिसको इच्छा है वो चेक कर सकता है आके, मतलब इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ। लेकिन करप्शन होने का एक गुंजाइश उस इलेक्शन से भी पहले हो जाती है। लोग एक दूसरे को इंड्यूस करने के लिए पैसे देते रहते हैं, या फिर उन्हें इस तरह से इम्पोज करते हैं कि आपको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, वरना तो ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, व्हाटसोएवर। So next number is ordinary people don't know what it is good for them. They should not decide anything. अब एक ऑर्डिनरी पीपल है, उसको को तो अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं है, वो कहाँ तक डिसाइड करें कि उसके लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, उसको काम करने का फ्रीडम है, वो काम कर रहा है, बैंक लोन दे सकता है, और जो अगर वो रिजर्वेशन में आता है तो उसको रिजर्वेशन मिल जाता है, या बहुत सारी और चीज़ों में। लेकिन डेमोक्रेसी इस चीज़ में पीछे हट जाती है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में खिसक कर रह जाती है। अब आप 5 साल का वेट करते हैं कि ठीक है हम 5 साल के बाद इस जो ये गवर्नमेंट है या ये जो मिनिस्टर है या जो पर्टिकुलर पर्सन है इसको नहीं रहने देंगे, तब तक वो उसका पावर प्ले चलता रहता है और आप जो हैं वो पवेलियन में ही बैठे रह जाते हैं। ऐसा कई बार इंडिया में देखा गया है, राइट। तो ये अगेंस्ट में डेमोक्रेसी के कहा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से रीडिंग करिएगा इसकी। और एक और एडवाइस है मेरा कि अगर बुक अभी अवेलेबल हो गया है, लॉकडाउन से पहले ही आपने बुक्स ले लिए थे, तो वो बुक लेकर ज़रूर बैठिए और उसको स्टडी हैंड टू हैंड आप करते जाइए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, राइट। नाउ आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए आर्ग्यूमेंट्स जो किए जाते हैं, एक तो यहाँ पे एक और यहाँ फोटोग्राफ है, इसको देख लीजिए। ये जो पिक्चर दिखाया गया है वो है, दिस कार्टून इज़ फ्रॉम ब्राज़ील, अ कंट्री दैट हैज़ लॉन्ग experience of dictatorship. It is entitled The Hidden Side of Dictatorship. Which hidden sides does this cartoon depict? क्या दिखा रहा है? एक आर्मी मैन है और उसके अंदर से ही एक स्केलेटन है, कंकाल है ना, मतलब कि अंदर उसके सब मर गया है। कौन था अंदर? कुछ नहीं पता है, जिसने बस ऊपर से ड्रेसअप दिखाई दे रहा है। मीन्स डेमोक्रेसी की डेथ हो गई, गवर्नमेंट की डेथ हो गई, कंट्री की डेथ हो गई है, बस आर्मी ने उसको होल्ड किया हुआ। एक डिक्टेटरशिप का हमें बस दिखाई दे रहा है कि हाँ ये कुछ है, मगर एक्चुअल में अंदर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, राइट। सो नाउ आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। एंड एनसीईआरटी जो एक्सप्लेनेशन है ये आप अच्छे से स्टडी ज़रूर करें। और एनसीईआरटी जो बोर्ड लेटर्स को लिखता है उसकी बात करते हैं, है ना, वो ये हैं, देखो
नंबर 1 पे आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Democratic government is a better government because it is more accountable form of government. More accountable form, अब इलेक्ट किसने किया? पब्लिक ने, तो पब्लिक के लिए तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आप आंसरेबल होंगे, अकाउंटेबल को आप आंसरेबल कंसीडर कर सकते हैं वर्ड को सिनोनिमस की तरह से। तो जिस पब्लिक ने इलेक्ट किया है, मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, वो बना है, वो गवर्नमेंट का पार्ट हो गया है, तो नाउ द पर्सन इज आंसरेबल टू द पब्लिक। आपको जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक पूछ रही है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कभी मीडिया को सुना? मीडिया का जो कोई पर्सन होता है, जब वो किसी ऐसी बॉडी से बात कर रहा होता है, ऑथराइज्ड या जो पॉलिटिकल बॉडी है उससे बात कर रहा होता है, तो वो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका भी ऐसे होता है। वो पूछता है पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक वांट्स टू नो। मीन्स पब्लिक इज, जैसे कल बोला था, जनता जनार्दन है, ईश्वर है, क्योंकि वही गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। वो जिसकी तरफ को मुड़ जाएगी वो सुप्रीमो पार्लियामेंट के बन जाएंगे, है ना, या स्टेट के बन जाएंगे, या एक छोटे से अगर आप विलेज से शुरू करिए जिसमें पंचायती वो इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पर विलेज हेडमैन इलेक्ट होता है, ग्राम प्रधान इलेक्ट होता है, उसके बाद फिर से टाउन्स में चेयरपर्सन इलेक्ट होते हैं, फिर सिटीज़ में मेयर्स इलेक्ट होते हैं, देन आफ्टर उन्हीं एरियाज़ में से एमएलएज इलेक्ट होते हैं, एमएलसी इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इलेक्ट होते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। फिर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में से ही एमएलएज इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, ये सीधे दिल्ली जाते हैं, सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिस भी पार्टी के ज़्यादा हो जाते हैं उसको इलेक्ट करते हैं। तो ये सभी लोगों को सिर्फ इलेक्ट करने वाला कौन? पब्लिक, वो लोग जिन्होंने वोट किया है। तो आपको उनके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इज इट ओके? नेक्स्ट, डेमोक्रेसी, अब क्योंकि आप अकाउंटेबल हैं तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे? अभी तो आपने सुना कि आर्ग्यूमेंट ये था कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने में डिले हो जाता है ना। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट देखिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डेमोक्रेसी में, बहुत सारे मिनिस्टर्स, मीन्स लेफ्ट और जो रूलिंग पार्टी है वो आमने सामने बैठकर डिबेट कर रही होती है किसी एक ऑर्डिनेंस के ऊपर, तब वो एक बिल ऑर्डिनेंस बन पाता है ना। तो क्या मतलब कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तब डिसीजन मेकिंग जो है वो एक क्वालिटी वाली बन जाती है, उसमें क्वालिटी आ जाती है। क्योंकि अब देखो कि मैं एक बात को सोचूं, मैं कहूं कि हाँ ये होना चाहिए इंडिया में, ठीक है, दूसरा एक और पर्सन बैठा है सामने, वो कहेगा नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये हो सकता है, तो उसकी बात सुन के शायद मेरे थॉट पे कोई असर पड़े और ये लगे कि नहीं नहीं हाँ ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, चलो इसमें ये अमेंड कर देते हैं, है ना, चलो इसमें भी ये और अमेंड कर देते हैं। तो जैसे कहावत कह जाते हैं, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन जितने दिमाग उतनी और प्योरिटी आती है, ये भी एक फैक्ट है। कन्फ्यूजन होते हैं लेकिन उनको सुधारा जा सकता है। तो डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी है वो देना किसका काम? डेमोक्रेसी का है। डिसीज़न लेने में तो गवर्नमेंट काम करेगी, जो रूलिंग पार्टी है वो डिसीज़न लेगी इस बात पे, लेकिन एक डिबेट के बाद जब बहुत सारे लोग, इतने सारी जो उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं वो सब मिक्स होंगी, को सब अपने अपने फेवर की बात कहेंगे, तो वो एक जो नॉर्मल सा आइडिया था वो इतना ज़्यादा मतलब कि पक जाएगा, आप कह सकते हो कि वो धुल पुछ जाएगा, बिल्कुल प्योर हो जाएगा, तब जाकर उसमें एक शाइन पैदा होगी, वो पूरे इंडिया के लिए एक लॉ बन पाएगा, राइट। तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट नंबर आता है द थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस।
and conflicts. Democracy provides a method to deal with difference and conflicts. क्या करती है अब देखिए इंडिया जैसी एक डाइवर्स कंट्री है ना, जहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं या कह सकते हैं कि यहाँ पर हर 80 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसका बोलने का तरीका ही चेंज हो जाता है, स्टेट टू स्टेट कल्चर चेंज हो जाते हैं, खाने पीने की चॉइसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं, रिचुअल्स चेंज हो जाते हैं, है ना। हम कोई यहाँ अगर हम यूपी में हैं तो यूपी का एक और फेस्टिवल बनाते हैं, तो ओडिशा में एक फेस्टिवल अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है। ये आप क्लास 6, 7, 8 में फेस्टिवल्स को और रिचुअल्स को पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा डाइवर्सिटी जो कंट्री की है, टीचर्स ने आपको बताया होगा कि हर एक स्टेट पे हर मतलब अगर आप एवरेज में कहूँ तो आप 100 किलोमीटर पे कह सकते हो कि इंडिया बदल जाता है ना। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़, इतने सारे डिफरेंसेस, है ना, उनको ट्रीट करने के लिए कुछ एक तरीके से जूस चाहिए, है ना, कि सभी से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ये सभी से मिलने वाली जो बात है वो डेमोक्रेसी है, वो वाकई में डेमोक्रेसी है। क्योंकि आप हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी ले रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले रहे हैं। जैसे बिजनौर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज काम करती हैं, है ना, एक नगीना लोकसभा है और एक बिजनौर लोकसभा है, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। यहाँ से 2 एमपीज जाते हैं जो सेंटर में जाकर गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिस भी पार्टी से हों डजेंट मैटर, लेकिन 2 जीतेंगे ज़रूर और यहाँ से जाएंगे, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करेंगे या लेफ्ट में बैठेंगे, वो वहाँ जाकर डिसाइड होता है कि किस पार्टी को कितने ज़्यादा वोट मिले। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मैथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ एरिया, बिकॉज ऑफ रिचुअल्स, बिकॉज ऑफ culture, and because of habits, hobbies, festivals and religion। कॉस्ट्यूम है हमारे यहाँ रिलीजन्स की अलग अलग इतनी सारी, है ना। इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टाइम पर होते हुए दिखाई देते हैं, या इनके थॉट्स, इनके इंटरेस्ट, इनके जो डिमांड्स हैं, इनके जो रिकमेंडेशंस हैं, इन सब अलग अलग होती हैं। उनको सम अप करने का काम डेमोक्रेसी ही कर पाती है, इसलिए इंडिया में डेमोक्रेसी चल भी रही है। वही बांध सकती है और उसी ने बांधा हुआ है इंडिया को, क्योंकि हम सभी जगह से सब कुछ ले लेते हैं इकट्ठा करके कि ठीक है इस वाले एरिया से भी, इससे भी मीन्स अगर आप चाहें बिल्कुल लास्ट में उधर आसाम और आगे अरुणाचल प्रदेश की बात करिए, और इधर रन ऑफ कच्छ की बात करिए, नीचे केरला की बात करिए, इंदिरा पॉइंट तक चले जाइए, या ऊपर जम्मू कश्मीर तक चले जाइए, है ना, कंचनजंगा तक, वहाँ तक की कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई ना कोई एमपी। वहाँ तो अब जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट वहाँ पर जो है जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, 370 नहीं रहा, 35A नहीं रहा, तो वो एक यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी एक तरीके से, मतलब सब कुछ मिला जुला। एक मुझे बहुत पुरानी बात याद आई कि जब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था या हो रहा था, तो एक मिनिस्टर ने कहा था मीडिया के सामने, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बहुत पुराना सा न्यूज़पेपर था वो, मतलब मैं शायद 6th या 7th में रहा हूँगा। तो उसमें लिखा था कि भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कि सब कुछ जोड़ लिया गया है, कहीं से ईंट ली गई है, कहीं से रोड़ा लिया गया है। इसको नेगेटिव सेंस में लिया था कुछ लोगों ने, अब उन्होंने कौन से सेंस में कहा था वो जाने, लेकिन हमारे लिए यूज़फुल ये है कि यहाँ पर हम इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को एक साथ इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ डेमोक्रेसी में हो सकता है, वरना तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक और बड़ा फ़ायदा इंडिया जैसी कंट्री के लिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजनशिप। डिग्निटी क्या है? आई एम इंडियन, यस, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद कुछ और हूँ। आई एम द नेटिव ऑफ द नेशन। जैसे अभी उससे पहले इससे पहले अगर आप 47 से पहले की बात करिए, तो पहले मुग़ल आ गए तो साहब हम
मुग़ल सल्तनत के नुमाइंदे हैं और वगैरह वगैरह जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे। उसके बाद फिर जो है कुछ टाइम पे डच रहे, कुछ टाइम पे तुगलक्स रहे, कुछ टाइम पे खिलजीज रहे, कुछ टाइम पे फिर अब ब्रिटिशर्स हुए लास्ट में, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने कह दिया, तो आई एम द नेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने नाम दिया था, तो वो नेटिव बोल रहे थे। या जो है हम ब्रिटिश इंडिया के एक तरीके से स्लेव बन के रह गए थे। तो वो जो टूट गई थी बात, है ना, कि हम हैं कौन भैया, ये तो बताओ, क्या हमारी पहचान क्या है, तो वो डेमोक्रेसी देती है कि इफ़ यू आर कास्टिंग द वोट, इफ़ यू आर 18 ईयर above or 18 year old and you are casting a vote, it means you are Indian. This is enough. You are भारतीय, आप हो, ये डिग्निटी है। और ये सिटीजनशिप की डिग्निटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एक पर्सन के लिए, कि भैया कौन हो, इंडियन है, राइट। एक डिग्निटी आना बहुत ज़रूरी है, और वो डिग्निटी देने का काम डेमोक्रेसी करती है ना। हम यहीं पर कहते हैं कि हम अलग अलग कास्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं लोगों को कि ऐसे 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 बटे हुए हैं। आप एक कदम बाहर भारत से रख के देखिए कहीं पर भी, तो आपके मुंह से निकल नहीं पाएगा कि मैं ये हूँ, कि मैं मीन्स मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या वॉट एवर सो, है ना। आपके मुंह से नहीं निकल पाएगा, गारंटी है मेरी। आप इंडिया से बाहर एक कदम रख के देखिए, कोई पूछे हु आर यू, तो आप सबसे पहले वर्ड में ये बोलेंगे, आई एम इंडियन। बोल नहीं सकते कुछ और, शायद अपना नाम भी ना बोल पाए। ऑब्जर्व किया है मैंने कई बार कि मैं बाहर, मतलब कि अदर जो कंट्रीज़ हैं उसमें नहीं गया हूँ, लेकिन इंटरनेट पे जब ये पूछा जाता है कि हु आर यू, तो या फिर अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है, तो उसमें पहली बार में यही निकलता है, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम हिंदू ब्राह्मण। वो उसकी अलग की बात है, आपका रिलीजन कौन सा है, कोई मैटर नहीं कर रहा। तो दिस इज द डिग्निटी, यू आर इंडियन फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ नेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है पहली लाइन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ नेशन, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, अ डेमोक्रेटिक रूल्ड कंट्री इट विल बी, है ना। पढ़ना प्रीएम्बल में लिखा हुआ है शुरू में ना। तो ये डिग्निटी है। इज इट ओके? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इनको एक और बार स्टडी कर लीजिएगा, बुक ज़रूर लेके बैठो साथ में, और अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो इसी से आप डाउनलोड कर लेना, ये यहीं से स्क्रीनशॉट्स ले लो। अगर शायद ये विजिबिलिटी नहीं होगी इसकी, क्योंकि यूट्यूब के जो क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो विजिबिलिटी नहीं होगी। तो अलग से पीडीएफ फाइल्स हैं एनसीईआरटी, आप वहाँ पे सर्च करना एनसीईआरटी बुक्स, और ncrt.nic पर आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। एनसीईआरटी ने फ्री डाउनलोड करने के लिए दिया है, पीडीएफ फॉर्म्स में होंगी, वो आप कर सकते हैं, राइट। तो फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. सबसे बड़ी बात, I repeat, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. अपनी मिस्टेक को खुद सुधारने का मौका देती है डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर एक छोटी सी बात समझ के देखो, एक रूलिंग पार्टी जो इस समय गवर्नमेंट में है, सेंटर में है, मतलब अभी समय, इसी समय की बात मत मानना, मतलब जो भी गवर्नमेंट में है, जिसने गवर्नमेंट फॉर्म की है, जो रूलिंग पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, है ना, वो एक डिसीजन लेके आए, वो उसके जो भी कोई ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो उसको पढ़ें कि साहब हम कंट्री में ऐसा करना जा रहे हैं, है ना, और ये होना चाहिए। उसने डिसीजन ले लिया, पूरे ज़ोर शोर से वो आए और सारे उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने साइन कर दिए, पीएम ने साइन कर दिए, लेफ्ट बैठी हुई है सामने। अब उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो ये वाले स्टेट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वाले लोगों का क्या होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो डिनाई, है ना, वो कैंसिल हो जाना है, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि
सभी की राय इम्पॉर्टेंट है। जो पार्लियामेंट बनी है वो पूरी पार्लियामेंट उस पर अलाउंस देती है। वैसे तो 2/3 का है, 2/3 पर जिस भी बिल को एग्री हो गए हैं लोग, 2/3 होने चाहिए तो वो पास हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई भी मिस्टेक इस तरह से हुई, जैसे कि आपने बिल बना लिया, आप सब कुछ आप सहमत हो गए, अपने आप के अंदर ही आप एग्री कर रहे हो, लेकिन लेफ्ट में बैठे हुए लोग मना कर देते हैं, तो आपको अपनी मिस्टेक को सुधारने का मौका मिल जाता है, राइट। अब इसको पब्लिक की तरह से सोच के देखो, पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक ने वोट कर दिया, ठीक है, वो कोई पर्सन अच्छा लग रहा था, कोई पार्टी ठीक लग रही थी, और उन्होंने वोट किया, और वोट करने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। फिर उसने देखा कि अरे तो पब्लिक के इंटरेस्ट का ही नहीं पता इसको, जिसको हमने वोट कर दिया है वो जानता ही नहीं पब्लिक कैसे क्या चाहती है, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। आपने शायद दिल्ली वाले एग्जांपल्स देखे होंगे आम आदमी पार्टी के, पता ही नहीं चल रहा था गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, बच्चों का खेल सब बना दिया। तो पब्लिक क्या करेगी? अपनी मिस्टेक को रिपीट नहीं होने देगी, है ना। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली का एग्जाम्पल उसके लिए नहीं है कि मिस्टेक हुई थी पब्लिक से, है ना। वो ठीक गवर्नमेंट काम करी, बाद में शुरू शुरू में उसको प्रॉब्लम हुई होगी, जो भी कुछ थी। तो पब्लिक के पास भी ऑप्शन है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का, और गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म किए हुए हैं, उनके पास भी मिस्टेक को करेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। वो अपनी मिस्टेक्स को खुद ही करेक्ट कर सकते हैं, किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेमोक्रेसी इसको भी, इस मिस्टेक को पूरा करने के लिए भी रूम देती है। इज इट ओके? सो ब्रॉडर मीनिंग, अब फाइनली लास्ट पॉइंट है इसका, डेमोक्रेसी क्यों लेनी चाहिए उसको और एक्सप्लेन वे में यहाँ पे, और इसने ब्रॉडरली मीनिंग में दे दिया है। तो यहाँ पे एक ब्लू डॉट से लाइन है, इसको मैं बोल रहा हूँ, देख सुनो ध्यान से ना। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर दैम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। वो बात जो शुरू में आई थी अभी, कि आप इतने सारे लोग हो, एक जगह बैठकर डिसीजन नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या करो? अपने आप में से किसी एक को चुन लो, है ना। लोगों ने चुनना शुरू किया, हर एक शहर से एक एक इंसान चुना गया, उन्होंने एक रूम ले लिया कहीं पर, मान लो एक बिल्डिंग के अंदर वो लोग बैठ गए कि आप कहाँ से? मैं जो है बिजनौर से। आप कहाँ से? मैं कानपुर से। आप कहाँ से? अब मैं गाज़ियाबाद से। आप नोएडा से। आप लखनऊ से। आप इलाहाबाद से। आप प्रयागराज से, है ना। आप गोंडा से, गोरखपुर से, मुरादाबाद से, बरेली से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सब जगह से आ गए ना आप, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक दो दो लोग, ठीक है। सब लोग इकट्ठा हो गए, अब डिसीजन लेते हैं, चलो मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है, मेरे एरिया में वो प्रॉब्लम है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, ठीक है। हम टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा होगा, सबको इतना 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 पैसा मिलेगा, आप अपने अपने एरिया में जाके काम करवा दो। दिस इज द वे, राइट। सब लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आपने क्या किया? कुछ लोगों को ये चांस दे दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर, इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। क्योंकि अब जो लोग हैं, सबको टाइम तो नहीं हो सकता ना, एक ही टाइम पे सबके पास टाइम हो, सबकी छुट्टी हो, सब दुकान बंद करें, सब अपने ऑफिस से छुट्टी ले लें, या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं या जो लेडी वर्कर्स हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, शायद कोई बुज़ुर्ग है, शायद कुछ भी हो सकता है, तो वो एक ही टाइम पे एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इसका भी जो सॉल्यूशन है वो डेमोक्रेसी ही देती है। इज इट ओके? तो ये डेमोक्रेसी है। अब आपको रीज़न समझ में आ गए होंगे कि हम डेमोक्रेसी को ही क्यों अडॉप्ट हमें करने की ज़रूरत क्या है, क्यों डेमोक्रेसी ही रखें, है ना। अगर आप एक एक लाइन में समझना चाहें तो ऑटोक्रेट्स, जैसी उनकी मर्जी होगी, जैसे वो पर्सन अकेला
जो है वो डिसीज़न लेगा। अभी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे जो डिक्टेटर्स हुए या ऑटोक्रेट्स हुए, ऑटोक्रेसीज हुई, वो एक फैमिलीज थी, मोनार्कीज चल रही थी उनके यहाँ, राजा का बेटा राजा बन रहा था और पब्लिक को तो कोई राइट ही नहीं था कि वो अपने बारे में सोच सकें, अपने बारे में डिसीजन ले सकें, या उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, कितने टैक्सेस उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, ये सोचने वाला कोई नहीं है। वो अपनी कंप्लेंट नहीं कर सकते, मार दिया जाता था लोगों को। डिक्टेटरशिप में आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट क्यों ऐसा गलत कर रही है, किसी एक के साथ कर रही है या सबके साथ कर रही है। तो इन सभी का जवाब है सिर्फ डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं तो डेमोक्रेसी इंडिया जैसी एक कंट्री को तो बहुत अच्छे से रूल करवा सकती है, वो करवा भी रही है। इसलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं जो इतने अच्छे तरीके से रन हो रहे हैं। और आप अभी रिसेंटली के एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का ही दम है कि कोरोना जैसे वायरस से, जहाँ पर अमेरिकन जो कुछ कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, इतनी सारी डेथ उनके यहाँ हो रही हैं, लेकिन इंडिया जैसी एक कंट्री है जहाँ इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कम रेशो हो रहा है ना। 4% का इफ़ेक्ट मीन्स 5 लाख अगर टेस्ट हुए हैं तो 20,000 पर ही उसमें इफ़ेक्ट दिखाया गया। कल का ये एक रेशो था, आया था, तो हम उससे जीत रहे हैं, है ना। ये इंडिया के जो हमारा कल्चर है उसकी पावर है, हमारे उस ट्रेडिशन की पावर है कि हम हर एक तरीके से एक रह सकते हैं, हमें रहना आता है ना। हमें डाइवर्सिटी कितनी भी हो अंदर ही अंदर, कितनी हमें अगर हमारे अलग अलग बिलीव्स और ट्रस्ट हों, इट डजेंट मैटर, लेकिन जब पूरी कंट्री के ऊपर होता है तो हम एक कंट्री फॉर्म होकर एक मुट्ठी बनकर सामने आते हैं। वो वाकई में इस समय पूरे वर्ल्ड में आए हुए हैं। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा, होप सो आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कुछ पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए हों वो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।